हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ, मेरा नाम मिस्टर सूरज दत्तात्रेय चिमने। मैं वेस्टीज में एज एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हूँ। और आज हम दोबारा एक नए सेशन के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिक प्रोडक्ट की जो ट्रेनिंग होती है, मतलब जो बहुत जरूरी होती है। अगर हमें इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अगर समझ में आ गई तो डेफिनेटली हमें काम करने में इजी होता है। और साथ ही साथ हमें कॉम्बिनेशन भी कुछ समझ आते हैं, जो कि फील्ड पे जाने के बाद बहुत बड़े चैलेंजेस आते हैं कि किस प्रोडक्ट को किस प्रोडक्ट के साथ हमें मिलाना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें जो है, तो आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। सो आई होप आप सभी लोग जो है वो डायरी और पेन लेके बैठे होंगे, ताकि जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो हम नोट्स नोट डाउन करें। और जब हमारा सीजन स्टार्ट होने जा रहा है, और ये बहुत बड़ा सीजन है, और हमें बहुत फुल फ्लेज के साथ इसमें काम करना है, ताकि हम अपने बिजनेस को जो है वो बढ़ा सके। राइट, आई होप मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। तो प्लीज आप एक बार चैट बॉक्स में यस और नो टाइप करके भेजिएगा, सो दैट कि मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरी आवाज जो है वो आप लोगों तक पहुंच रही है। तो बहुत सारे लोगों के चैट बॉक्स में मैसेज आ रहा है, थैंक यू सो मच। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मिस्टर सूरज दत्तात्रेय चिमने, और मैं वेस्टीज में एज एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हूँ। और आज हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो ट्रेनिंग है, जो जी हाँ, जो हमारे वेस्टीज के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट क्या है, ये कैसे काम करता है, और इसको किस मात्रा में यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने मेरी ऑफलाइन ट्रेनिंग्स भी अगर अटेंड की होगी, तो मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया है वो है डोज पर। यहाँ एग्रीकल्चर में डोज बहुत जरूरी है। आप डोज को कम भी नहीं कर सकते और डोज को बढ़ा भी नहीं सकते। अगर आप डोज को कम करोगे तो हो सकता है कि जो आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले थे वो वहां पे आपको कम नजर आए, और जहां पे आपने डोज को बढ़ा दिया तो हो सकता है कि फसल पे कुछ अलग ही प्रभाव जो है वो आपको दिखाई देगा। सो एक्यूरेट डोज बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर में। डोज में हमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। सो विथ योर परमिशन, हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ट्रेनिंग को हम शुरुआत करते हैं। आप सबके बीच में पहला लेकर जो है 82, बहुत ही यूनिक और बहुत ही असरदार काम करने वाला ये प्रोडक्ट है। मैं जानता हूं कि आप काफी लोग इसको पसंद भी करते हैं, काफी लोगों ने इसको इस्तेमाल भी किया है। अगर हमारे बीच कोई किसान भाई जुड़े हैं तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उन्होंने भी एग्री82 बहुत सारा इस्तेमाल किया है, और उनको काफी अच्छे रिजल्ट भी मिले, राइट। तभी तो ये इतने सालों से हम इसको लगातार कंटिन्यू करते आ रहे हैं। और आई होप कि आपको 82 ने भी कभी नाराज नहीं किया होगा, राइट। सो आज हम 82 की जो फंक्शंस है, जो उसके मेन काम है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम आता है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर का मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। जैसे सुबह उठने के बाद आप में से कितने सारे लोगों को चाय पीना पसंद है। ऑफ कोर्स, मैं भी सुबह उठने के बाद मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, राइट। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि आप सुबह उठने के बाद आपकी चाय मिस हो जाए किसी कारण, कैसा लगेगा आपको? एग्जैक्टली exactly, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि काम करने का मूड नहीं होता, राइट, एनर्जी लेवल डाउन होती है, वो फ्रेशनेस फील नहीं होता। लेकिन नॉर्मल एक चाय का कप हमारे अंदर वो एनर्जी लाने का काम करता है, हमारे अंदर वो फ्रेशनेस लाने का काम करता है। इन शॉर्ट, एक नॉर्मल चाय का कप हमारी एनर्जी को एक्टिवेट करने में काम करता है। उसी तरीके से एग्री82 जो है ये दवाइयों को एक्टिवेट करने में काम करता है, इसीलिए हम इसको एक्टिवेटर बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट काम आता है स्प्रेडर। स्प्रेडर का मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्प्रेडर क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा, देखा भी होगा कि इनफैक्ट जब भी किसान अपने खेतों में कोई भी फसल पे स्प्रे करते हैं, तो आपने देखा होगा कि पत्तों पे पानी की कुछ बूंदें गिरती है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। वहां पे पत्तों पे आपको हल्के हल्के पानी के ड्रॉप्स जो है वो नजर आ रहे हैं, राइट। अब होता क्या है, देखो, कि हम अपने हाथों से खेतों में स्प्रे करते हैं पंप के माध्यम से, और जब हम दवाई का स्प्रे पत्तों पे करोगे तो पत्तों पे पानी की बूंदें बनती हैं। और आपको तो पता है कि जब किसान अपने खेतों में छिड़काव करता है तब धूप होती है, हवाएं चलती है, जिसके कारण पत्तियां हिलती है।
सो अगर आपने क्या होगा उसमें अगर अपने 82 इस्तेमाल किया होगा तो ये दवाइयों को पत्तों पे स्प्रेड कराने में काम करेगा और दवाइयों को पत्तों के अंदर तक पहुंचाने में काम करेगा, जिससे कि आपकी दवाई वेस्ट भी नहीं होगी। और आप जिस कारण के लिए दवाई का स्प्रे कर रहे हो, अगर कोई किसान मान लो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहा है फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट को अच्छे तरीके से कंट्रोल करने के लिए, वो अगर आप 82 के साथ मिला के करते हो तो इंसेक्टिसाइड की जो दवाई है वो पत्तों पे स्प्रेड भी होगी और दवाई की पत्तों के अंदर भी पहुंचेगी, ताकि जो हमारा इंसेक्ट है वो जल्दी कंट्रोल हो सके। तो ये स्प्रेडर का भी काम करता है। तीसरा काम बहुत जरूरी है, मिट्टी में जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि मिट्टी में नमी का होना बहुत जरूरी है। अगर मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं है तो जो भी हम स्प्रे कर रहे हैं, जो भी हम खाद डाल रहे हैं, ये पौधा सही तरीके से नहीं ले पाता, राइट। तो अब मिट्टी में नमी का होना बहुत जरूरी है और ये हमारी 82 की खूबी है, ये नमी को बनाए रखने में काम करता है। चौथा पॉइंट सबसे जरूरी, ये दवाइयों को पानी के साथ एक साथ मिक्स करने में काम करता है, जिससे कि दवाई और पानी एक साथ मिक्स हो जाए, राइट। अगर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर दवाई पानी के साथ मिक्स नहीं होगी तो जिस कारण के लिए हम दवाई का स्प्रे कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई किसान इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहा है, कोई किसान फंजीसाइड का स्प्रे कर रहा है, तो उसको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि दवाई जो है वो पानी के साथ सही तरीके से मिक्स नहीं होगी। तो 82 की एक और खूबी है, एक और विशेषता ये है कि ये दवाइयों को पानी के साथ सही तरीके से मिक्स कराने में भी काम करता है। अब सबसे जरूरी बात आती है कि अगर हमें 82 का इस्तेमाल करना है ताकि हमारी दवाई भी अच्छे तरीके से काम करे, दवाई पत्तों पे स्प्रेड भी हो जाए, दवाई पानी के साथ मिक्स भी हो जाए, तो कितनी मात्रा में हम 82 का इस्तेमाल करें ताकि हमें बेटर रिजल्ट मिले। तो आइए चलिए जानते हैं इस स्लाइड के माध्यम से कि हमें 82 को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, जिसका मतलब है डोज एंड एप्लीकेशन, राइट। आपको पता होगा कि 82 जो है वो एग्रीकल्चर में जितनी भी सारी दवाइयां आती है, राइट, एग्रीकल्चर में जितनी भी सारी दवाइयां आती है उन सारी दवाइयों के साथ हम 82 का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि क्या सर हम इसको इंसेक्टिसाइड के साथ मिला सकते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या अगर मुझे खेतों में कीटनाशक का स्प्रे करना है, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, तो क्या मैं उसके साथ 82 यूज? यस, ऑफ कोर्स। अगर मुझे पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है ताकि इंसेक्ट जो है वो कंट्रोल अच्छे तरीके से हो सके, तो यस, मैं पेस्टिसाइड के साथ भी 82 का इस्तेमाल जो है वो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं फंजीसाइड्स की बात करूं, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में तरह तरह के फंजीसाइड्स आते हैं, अपने पास भी एक फंजीसाइड है, तो उसके साथ भी हम 82 का यूज जो है वो कर सकते हैं। एंड फर्टिलाइजर्स और वेस्टीज के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स, इन सारी दवाइयों के साथ हम अपने 82 का इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते हमें यह पता होना बहुत जरूरी है कि 82 को हमें कितनी मात्रा में डालना है। ये बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ कुछ लोग 82 को ज्यादा इस्तेमाल कराते हैं और फिर बाद में वो रिजल्ट नहीं मिल पाते जो उनको चाहिए होता है, या फिर वो रिजल्ट नहीं मिल पाते जो किसान को चाहिए होता है। तो एक्यूरेट डोज का होना बहुत जरूरी है। 82 को हमें 15 लीटर का जो पंप आता है, 15 लीटर का जो स्प्रे करने का पंप आता है, उसमें हमें केवल मात्र 5 to 10 ml की डालना है। अगर मैं बात करूं हर्बिसाइड्स की, हर्बिसाइड्स आपको पता होंगे किसे बोलते हैं। आपने देखा भी होगा कि खेतों में फसल के बीच छोटी छोटी घास निकल के आती है, या फिर आपने देखा होगा कि हमारा घर है तो घर के आस पड़ोस में छोटी छोटी घास निकल के आती है, जिसको हम अनवांटेड ग्रास बोलते हैं। तो उसके साथ भी हम 82 को यूज कर सकते हैं। कितना यूज करना है ये पता होना बहुत जरूरी है। 15 लीटर का जो पंप आता है उसमें 15 to 20 ml यही सही डोज है एग्री 82 के लिए। इससे ज्यादा भी नहीं करना, इससे कम भी नहीं करना। फर्टिलाइजर्स की मैं बात करूं तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि दो ऐसे फर्टिलाइजर्स, आप में से कोई भी बता सकता है, दो ऐसे फर्टिलाइजर्स जो आमतौर पे किसान सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फटाफट आपके चैट बॉक्स में मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, राइट। यस, यूरिया
डीएपी, थोड़ा और आगे हम नॉलेज को शार्प करें तो 10, 26, 26 तरह तरह के फर्टिलाइजर्स आते हैं। तो उसके साथ भी हम 82 को यूज कर सकते हैं 3 to 4 ml पर केजी। से फॉर एग्जाम्पल, अगर डीएपी की जो बैग आती है, डीएपी यानी एक फर्टिलाइजर है जिसको हम डाई अमोनियम फॉस्फोरस बोलते हैं, राइट, उसकी बैग जो आती है वो 50 kg की आती है। तो एग्री 82 की जो डोज है वो पर एमएल, सॉरी पर केजी 3 to 4 ml। अगर मैं 1 kg में 3 से 4 ml एग्री 82 इस्तेमाल करता हूं, तो डीएपी की जो 50 kg की बैग आती है उसमें अगर मुझे 82 यूज करना है तो कितनी मात्रा में करना होगा? एग्जैक्टली 150 to 200 ml, राइट। और लास्ट में आती है इरिगेशन। इरिगेशन यानी सिंचाई करने का तरीका। जब आप अपने किसान के साथ मीटिंग करोगे, उनके खेत में जाओगे, तब आपको उस चीज का पता होगा कि इरिगेशन का मतलब क्या होता है। जैसे ड्रिप इरिगेशन होता है जिसको हम हिंदी में बूंद बूंद सिंचाई बोलते हैं। फ्लड इरिगेशन होता है यानी खेतों में खुला पानी हम छोड़ते हैं, राइट। स्प्रिंकल इरिगेशन होता है, राइट। तो इरिगेशन करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो उसमें अगर हमें 82 को यूज करना है तो 160 to 200 ml पर एकड़, जितने भी सारे मैंने डोज आपको यहाँ पे बताए हैं वो पर लीटर, पर 15 लीटर, पर केजी और पर एकड़ के हिसाब से, राइट। तो ये था हमारा एग्री 82। नेक्स्ट बहुत जरूरी है एक्वा जेल। और जिन लोगों ने एक्वा जेल इस्तेमाल किया है अपने खेतों में, या फिर जो लगातार इतने सालों से एक्वा जेल पे काम करते आ रहे हैं, उनको बहुत अच्छे फीडबैक्स भी मिले होंगे। और ये तो मई का महीना है, मई के महीने में अक्सर आपने देखा होगा पानी की बहुत कमी होती है। अगर कोई किसान फसल कर रहा है तो फसल को तो पानी जरूर चाहिए, और अगर फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी ना मिले तो डेफिनेटली फसल सूख जाती है और इससे किसान को भारी नुकसान होता है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्वा जेल जो है ये हमारे किसानों के लिए किस तरीके से बेहतर है। अगर मैं बात करूं एक्वा जेल की, तो ये 50% पानी को सेव करता है। सबसे पहली विशेषता ये है कि एक्वा जेल जो है ये 50% पानी को सेव करता है, 40% ये फर्टिलाइजर को सेव करने में काम करता है। देखो, हमेशा आप सामने वाले को कुछ एक्स्ट्रा बताओ। जैसे कि एक्वा जेल जो है ये 500 टाइम्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इसकी, 500 गुना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमारे एक्वा जेल की है, राइट। तो बहुत सारे लोगों को कुछ नए पॉइंट्स आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से मिलेंगे, और ये आपको जरूर हेल्प करेंगे जब आप किसी के साथ मीटिंग कर रहे हो, ग्रुप मीटिंग कर रहे हो, 1 to 1 मीटिंग कर रहे हो एग्रीकल्चर में, राइट। तो उनको समझाने में आपको और आसानी होगी। तो एक्चुअल में एक्वाजेल क्या है? देखो, सबसे जरूरी क्या है, आने वाले समय में वाटर क्राइसिस बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद आता है लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? पोषक तत्व जो होते हैं वो इतना नीचे चला जाता है कि हमारे जड़े जो है फूड्स वो उन तक पहुंचते नहीं है, राइट। कभी कभार जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी के साथ भी बह के चले जाते हैं, तो इसको हम लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सॉइल इरोजन, यानी मिट्टी का कटाव होना। अगर ज्यादा बारिश हो रही है, खेतों में ज्यादा पानी भर गया, तो मिट्टी का कटाव भी हो जाता है। तो इसके लिए भी हमारा एक्वाजेल बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, राइट। तो ये कुछ परेशानियां हैं जिसके कारण हमारे किसान भाई बहुत दुखी है, और हमारा काम ही है अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसको हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, राइट। आप में से बहुत सारे लोगों ने एग्रीकल्चर पे काम करके किसानों का खर्चा भी कम किया होगा और उनकी पैदावार को भी बढ़ाने में बहुत हेल्प करी होगी, राइट। ऐसे छोटे छोटे काम करके ही हमें आगे बढ़ना है। तो एक्वाजेल जहां पे बारिश कम है, जैसे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 4 महीनों में क्या होता है कि बारिश बारिश मतलब धूप बहुत ज्यादा होती है, पानी की बड़ी दिक्कत होती है, ड्रॉट लाइक कंडीशंस होती है। तो ऐसे कंडीशन में एक्वाजेल क्या काम करेगा? ये पहले पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे स्लोली स्लोली इसको रिलीज करने में भी ये काम करेगा। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में, इन 4-5 महीनों में जहां पे पानी की बड़ी दिक्कत होती है, वहां पे हमारा एक्वाजेल बहुत अच्छा काम करता है। अपोजिट की हम बात करें तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 5 महीनों में कभी कभार बारिश बहुत ज्यादा होती है,
और आपने अपने क्षेत्र में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण फसल का काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, बाढ़ आने की समस्या है, जिनकी खेती जो है वो नदी के किनारे होती है, जहाँ पे बाढ़ आने की बड़ी समस्या होती है, जहाँ पे वाटर लेवल हाई होता है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो ऐसे कंडीशन में भी हमारा एक्वा जल है वहां पे काम करता है। राइट। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, लीचिंग। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पौधा है, जड़ें हैं, और जड़ों के पास क्या होगा अगर अगर आपने एक्वाजल नहीं डाला होगा, अगर आपने एक्वाजल वहां पे इस्तेमाल नहीं किया होगा, तो जो भी हम खाद लगा रहे हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स की हम बात करें, तो ये पानी के साथ इतना नीचे तक चले जाएंगे कि हमारी जड़ें जो है फसल की उन तक नहीं पहुंच पाएगी, और किसान का सिर्फ और सिर्फ खर्चा बढ़ेगा। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि क्या होगा अगर हमने एक्वा जेल को फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके डाला, तो ये क्या काम करेगा, फर्टिलाइजर्स को जड़ों के पास इकट्ठा करके रखने में काम करेगा, ताकि वो पानी के साथ बह के ना जाए। और अगर हम न्यूट्रिएंट का वेस्टेज अगर हम रोक सकते हैं, राइट, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो पौधे के ऊपर वहां पे कितने अच्छे हरे भरे आपको नजर आ रहे हैं। राइट। तो यस, ये एक्वा जेल जो है ये लीचिंग से रोकने में भी काम करता है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ये जो मिट्टी का कटाव होता है, ये मिट्टी का जो कटाव होता है उसको भी रोकने में काम करता है। और सबसे अहम चीज, इसको इस्तेमाल करने का तरीका हमें पता होना बहुत जरूरी है। एक्वा जेल को अगर हमें डालना है तो सबसे शुरुआत में जब हम खेत को तैयार करते हैं, ये चीज आप हमें अपने हमेशा अपने दिमाग में रखनी। एक्वा जेल को इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जब हम अपने खेत को तैयार करते हैं। एक्वा जेल रूट जोन के पास होना चाहिए, जड़ों के पास होना चाहिए। जब ये जड़ों के पास होगा तब ये और बेहतर तरीके से काम करेगा। शायद आपने देखा होगा कि कुछ किसान जो है वो सब्जियों की फसल लगाते हैं, जैसे टमाटर हो गया, बैंगन हो गई, मिर्च हो गई, शिमला मिर्च हो गई। अब टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में इतनी एडवांस हो चुकी है कि बहुत सारे किसान जो है वो मल्चिंग पे लगाते हैं, पहले बेड को तैयार करते हैं और फिर बाद में मल्चिंग लगाते हैं। ध्यान रहे कि ऐसी फसलों में एक्वा जेल हम शुरुआत में ही डाल सकते हैं। एक बार बेड बन चुका है, मल्चिंग बिछाई है, फिर उसमें एक्वा जेल डालना बहुत मुश्किल है। तो सबसे बेस्ट है कि हम शुरुआत में जब हम खेत को तैयार करते हैं, राइट। तो इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको हमारे पास जो ग्रेन्यूअल है, ग्रेन्यूअल के साथ आप डाल सकते हो। अगर कोई किसान के खेत में मिट्टी है तो मिट्टी के साथ डाल सकते हो, गोबर की खाद है तो गोबर की खाद के साथ डाल सकते हो, अगर कोई किसान फर्टिलाइजर यूज कर रहा है तो फर्टिलाइजर के साथ भी डाल सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रहे कि एक्वा जेल को पानी के साथ बिल्कुल मत इस्तेमाल करना। आज भी मुझे ये सवाल आता है कि सर एक्वा जेल को हमें स्प्रे में कितना डालना है। गाइस, क्या ये तरीका बिल्कुल सही है? क्या हम एक्वा जेल को स्प्रे में डाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आज भी लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर हमको इसको ड्रिप के माध्यम से कैसे अप्लाई करें। एक्वा जेल को स्प्रे में या फिर ड्रिप में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। जितने भी सारे सॉलिड पार्टिकल्स है, जैसे मिट्टी हो गई, ग्रेन्यूल्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गया, गोबर की खाद हो गई, इन सबके साथ आप एक्वा जेल को डाल सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रहे, पानी के साथ बिल्कुल मत इस्तेमाल करना। और एक्वा जेल काम तभी करेगा जब ये पानी के संपर्क में आए। मुझे बीच में किसी ने एक सवाल किया था कि सर मैं एक्वा जेल को अगर खेत में डालता हूं और उसमें अगर मैं पानी ना लगाऊं तो क्या ये फसल को उतनी ही काम करेगा? क्या ये तरीका सही है? हम ये एज्यूम करते हैं कि एक्वा जेल डालने के बाद हमें पानी की जरूरत नहीं होती। गाइस, हमें एक चीज को समझना पड़ेगा, एक्वा जेल पानी को बचाने में काम करता है, ये पानी का रिप्लेसमेंट नहीं है। आज तक मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना जो पानी को रिप्लेस कर सके। एक्वा जेल जो है ये तभी काम करेगा जब ये पानी के संपर्क में आएगा। यानी हमने शुरुआत में इसमें डाल दिया, हमने खेत को तैयार किया, हमने बीज लगाए, उसके बाद जब हमने पानी लगाया,
चाहे आप फ्लड इरिगेशन के माध्यम से लगाओ, ड्रिप से लगाओ, या फिर बारिश का पानी हो, तब वो एक्चुअल में काम करेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार डालने के बाद ये 5 महीने तक काम करता है। खेतों की मैं अगर बात करूं तो 1 से 2 kg प्रति एकड़, इतनी ही मात्रा में डालना है। अगर खेतों में पानी ज्यादा हो गया तो आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, राइट। तो एक्वा जेल एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। देखो, सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का काम समझ में आना बहुत जरूरी है। आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे बेहतर तरीके से काम तभी कर सकते हो जब आपको प्रोडक्ट का काम क्या है वो समझ में आ जाए, राइट। जैसे कि हमारा ये ह्यूमिक है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि खेत मिट्टी जो है वो सख्त बन चुकी है, राइट। जितनी भी खाद हम मिट्टी में डालते हैं वो पौधा सही तरीके से नहीं ले पाता, न्यूट्रिएंट का अपटेक नहीं हो पाता, राइट। तो इन सारी समस्याओं के ऊपर ये हमारा ह्यूमिक काम करता है। इसमें बेसिकली 3 कंटेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और ह्यूमिन। और इसको बनाया गया है जो हमारे खेतों में कूड़ा कचरा होता है, जो वेस्ट डिकम्पोज होता है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। और यही ह्यूमस में ये 3 कंटेंट होते हैं, ह्यूमिक, फुल्विक एंड ह्यूमिन। अब बहुत जरूरी है पौधे के लिए ह्यूमिक का होना। मैंने तो यहां तक सुना है कि इसमें जो एसिड होता है ना, कि एसिड का नाम सुनते ही लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि पता नहीं अगर हमने इसको अपनी फसल में स्प्रे करा तो हमारी फसल को कोई नुकसान तो नहीं हो, या फिर हमारी फसल जो है वो जल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ह्यूमिक का जो काम है, ह्यूमिक का काम होता है पौधे की ग्रोथ कराना। आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया होगा, अगर फसल का विकास रुक गया है, फसल आगे नहीं बढ़ पा रही है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, और हमने ह्यूमिक का स्प्रे किया, इमीडिएटली फसल का ग्रो करना स्टार्ट हो गया। आपने देखा होगा कि जहां पे आपने ह्यूमिक का स्प्रे किया है, पत्तों में आपको चमक नजर आई होगी, जिसको हम शाइनिंग बोलते हैं। और किसान की पैदावार को बढ़ाने में इसका सबसे अहम रोल है, राइट। तो ह्यूमिक एसिड जो है, एग्री ह्यूमिक, ये हमारे फसल के लिए हर तरीके से फायदेमंद है, हर तरीके से। अगर आप इसको बीज उपचार में भी डालते हो ना, तो बीज का जर्मिनेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है। साथ ही साथ जड़ों की ग्रोथ बहुत जरूरी है। शुरुआती की अवस्था में पौधा जो है अपना सारा ध्यान अपने रूट्स पे लगाता है। पहले रूट का विकास होता है, फिर पौधा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम बीज उपचार में एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल कराते हैं तो ये जर्मिनेशन भी अच्छा करने में काम करता है, प्लस जड़ों की ग्रोथ करने में भी ये काम करता है। जिस तरीके से पौधा जो है, हमारी फसल जो है, ये रूट्स पे सबसे पहला ध्यान देती है, जड़ों पे सबसे पहला ध्यान देती है, उसी तरीके से हमें भी अपने रूट्स पे ध्यान देना है, नीचे ध्यान देना है। अगर हम ह्यूमिक का इस्तेमाल करते हैं तो ये मिट्टी को सॉफ्ट बनाने में काम करता है, मिट्टी को मुलायम बनाने में काम करता है, जिससे कि हवा अंदर अच्छे तरीके से जा सके, पानी अच्छा अंदर तरीके से जा सके, न्यूट्रिएंट का जो अपटेक है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो सके। तो इसमें ह्यूमिक भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर मैं बात करूं ग्रेन्यूल्स की, जो 5 kg का बैग आता है, 5 kg का बैग आप इसको अकेले भी डाल सकते हो, चाहे आप इसको किसी रेती के साथ भी मिला के डाल सकते हो, किसी आप फर्टिलाइजर है तो उस फर्टिलाइजर की मात्रा को कम करके भी आप ह्यूमिक ग्रेन्यूल को यूज कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रहे, ग्रेन्यूल्स को भी पानी के साथ बिल्कुल इस्तेमाल मत करना। दो प्रोडक्ट आप पानी के साथ बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर सकते, चाहे आप स्प्रे की बात करें, चाहे आप ड्रिप इरिगेशन की बात करें, फ्लड इरिगेशन की बात करें। वो दो प्रोडक्ट है, एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स एंड एक्वाजेल। हमेशा आप चाहिए तो आप इसको नोट करके रखें कि ग्रेन्यूल्स और एक्वाजेल कभी भी पानी के साथ इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, आप इसको डालने के बाद पानी लगा सकते हो, लेकिन पानी के साथ बिल्कुल नहीं डाल सकते। 5 to 8 kg प्रति एकड़ का डोज है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो 250 से 500 ml प्रति एकड़। आप में से बहुत सारे लोग मुझे सिटीज में भी कनेक्टेड है, सिटी से भी कनेक्टेड है, वहां से भी सुन पा रहे हैं। तो आपके घर में जो छोटे छोटे पॉट्स होते हैं, तो वहां पे भी आप ग्रेन्यूल्स को डाल सकते हो,
देखो, काम करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस तभी मिलेगा जब आप प्रोडक्ट को यूज करोगे। यूज करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, और यही रिजल्ट आप बेटर तरीके से सामने वाले को समझा सकते हो। तो हम क्यों ना एक ट्राई करें, हम अपने घर में इसको पहले इस्तेमाल करके देखिए। तो हमने घर में पॉट्स लगाए हैं, वहां पे हम 100-100 ग्राम अगर हम ग्रैन्युअल्स डालते हैं तो भी हमें बेहतर तरीके से रिजल्ट मिलता है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग करते भी होंगे, राइट? तो जितना आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करोगे, प्रैक्टिकली प्रोडक्ट को यूज करोगे, जैसे आप मैंने 82 की बात करी, उसको आप प्रैक्टिकली अपने पौधों पे यूज करोगे। मैंने एक्वाजेल की बात करी, उसको आप अपने गमलों में डालोगे। ह्यूमिक की बात करी, उसको अगर आप पौधों पे स्प्रे करोगे, जितना हो सके आप प्रैक्टिकली उसको करोगे, तो एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है, एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है। रही बात फॉलियर स्प्रे की, तो 2 to 3 ml पर लीटर, यानी आज के तौर पे जिनके पास 15 लीटर का पंप होता है, तो 15 लीटर के पंप में 30 से 40 ml। बहुत सारे किसान आपसे ये भी सवाल करते होंगे कि 200 लीटर की जो टंकी आती है, वो पता उसमें ह्यूमिक कितना डाले? यस, ऑफ कोर्स। आप में से बहुत सारे लोगों को ये सवाल आते भी होंगे, और उन सवालों के जवाब भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप मीटिंग तो कर रहे हो, सामने वाला किसान सवाल कर रहा है और आपको जवाब ही पता नहीं है। तो 2 to 3 ml पर लीटर। अब हमने क्या किया, देखो शुरुआत में हमने 82 को समझा, जिसको आप सभी प्रोडक्ट के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमने एक्वाजेल के बारे में देखा, जो 50% पानी को सेव करने में काम करता है, 40% फर्टिलाइजर को सेव करने में काम करता है। हमने ह्यूमिक को देखा कि अगर एक छोटा सा बीज है तो उसका अंकुरण बहुत अच्छा होता है, जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, पौधे का विकास बहुत अच्छा होता है। अब उसी पौधे में आपको छोटे छोटे फूल नजर आते हुए दिखाई देंगे। जैसे अगर मैं कोलेस्ट्रॉल की बात करूं, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में फ्लैक्स ऑयल आए, ट्रिगर वर्ड, राइट? उसी तरीके से अगर पौधे में फूल आ रहे हैं, चाहे आप सब्जियों की बात करें, मिर्च, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, जितनी भी सारी सब्जियों की फसल है जहां पे फूल बहुत जरूरी है। बागवानी फसलें की मैं अगर बात करूं, तो आम हो गया, अनार हो गया, ऑरेंजेस हो गया, मौसम्बी, जितने भी सारे बागवानी फसलें हैं जहां पे फूल आते हैं। देखो, एक चीज हमेशा समझ लो कि कोई भी फल बनने से पहले फूल होना बहुत जरूरी है। फल तो तभी बनेगा ना जब उसमें फूल आएंगे। इट्स अ प्रोसेस, और आप हर किसी को इस प्रोसेस से जाना होगा। जैसे एक मामूली फसल इस प्रोसेस से होकर गुजरती है। जैसे शुरुआत में खेत को तैयार किया जाता है, फिर उसमें बीज को लगाया जाता है, बीज का पौधा बनता है, पौधे में फूल आते हैं, फूल के बाद फल बनता है, फल के बाद फिर वो प्रॉपर पक जाता है, और तब जाके वो मार्केट में बिकता है। ऐसे ही नहीं कि आज हमने कोई बीज लगाया और कल फसल रेडी हो गई। एक बात को हमें समझना होगा कि अगर फसल को बीज से लेके फल तक का अगर इतना लंबा सफर तय करना पड़ता है, इतना लंबा सफर तय करने के बाद एक फाइनली फल बनता है, तो हमें भी तो लंबे इंतजार के बाद फल मिलेगा। इस बात को हमें समझना होगा। आप भी मुझे बताओ, ऐसी कोई फसल है कि आज बीज लगा दिया और 15-20 दिन में उस फसल की हमने कटाई कर ली, हमने मार्केट में बेच दिया, हमारे महीने के आखिर में हमारे हाथ में पैसा हो गया? ऐसी कोई फसल है? सोच के देखो, ऐसी कोई फसल नहीं है। कम से कम 1-1.5 महीने का तो टाइम लगता ही है। इस बात को हमें समझना होगा कि बीज से लेके पकने तक का जो समय है, ये हमें देना पड़ेगा। अगर नॉर्मल कोई फसल ये टाइम दे पा रही है 3 से 4 महीने का, प्रॉपर दाने से फल बनने तक, तो हमें भी टाइम देना पड़ेगा। तो हमारे पास भी कोई एक्सक्यूज नहीं होना, राइट? सो जब भी फसल में फूल आना स्टार्ट हो जाता है, हमारे दिमाग में हमेशा ये एग्रीमॉस याद रहेगा। क्यों याद रहेगा? इसकी भी एक वजह है। आप में से बहुत सारे लोगों ने एग्रीमॉस ट्राई भी किया होगा, और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक एक किसान की तरफ से मिला था कि सर, हमने जब एग्रीमॉस का स्प्रे किया था तो फसल में फूल इतने आ चुके थे कि वहां पे पत्तियां नजर नहीं आ रही थी। और ये रियल है। हो सकता है आपको भी ऐसे फीडबैक बहुत सारे किसानों ने दिया होगा।
राइट। प्रोडक्ट्स काम करते हैं, बस उसको सही तरीके से हमें चलाना आना चाहिए। कॉम्बिनेशन कौन से प्रोडक्ट को किस स्टेज पे डालना है। क्या आप मुझे बताओ, एग्री मॉस को आप पौधे की अवस्था में डाल सकते हो जब पौधा अंकुरित होता है? बिल्कुल नहीं। एग्री मॉस का काम तो तब चालू होगा ना जब उसमें फूल आना शुरू होगा। तो जब फसल में फूल आना शुरू होगा, तब अगर हम एग्रीमॉस का स्प्रे करोगे तो ये फूलों को बढ़ाने में काम करेगा। प्लस फूलों का जो गिरना है, आपने देखा होगा बहुत सारे किसानों ने आपसे कंप्लेंट भी की होगी, सर फूल तो आते हैं, जितनी स्पीड से फूल आते हैं उतनी दुगनी स्पीड से फूल जो है वो गिर जाते हैं। तो ये समस्या है। और वेस्टीज इज नोन फॉर द सॉल्यूशन। हम समस्या के ऊपर सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर किसी किसान को ये दिक्कत है, तो आप वहां पे, हमारे पास एग्री मॉस है, हम वहां पे उनको सजेस्ट कर सकते हैं। 15 लीटर का जो टैंक है उसमें 20 ml, फूल आने के 15 से 20 दिन पहले, और अगर फूल आ चुके हैं तो 15 से 20 दिन बाद, दोनों कंडीशन में हम एग्री मॉस का जो इस्तेमाल है वो हम कर सकते हैं। अब देखो, फूल में से अब धीरे धीरे क्या बनना स्टार्ट होगा, फल बनने का जो प्रोसेस है, ये फल बनना शुरू होगा। तो जब फल बनने की अवस्था आती है, तब हमारे पास नैनोटेक करके एक प्रोडक्ट आता है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि फसल को कुल मिला के कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है। एनीवन, आप में से कोई भी बता सकता है फसल को कुल मिला के कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है? कोई कह रहा है 16, 15। राइट। फसल को कुल मिला के 16 से 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें से हमें सिर्फ 3 ही पता है। नाइट्रोजन, जो यूरिया में होता है, फास्फोरस, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट में होता है, और पोटेशियम जिसको हम बोलते हैं। मुझे एक बात बताना, खाना खाते वक्त 2 चपाती 3 चपाती खाने से हमारा पेट भर जाता है? हमें दाल चाहिए, हमें सब्जी चाहिए, हमें अचार चाहिए, हमें पापड़ चाहिए, हमें राइस चाहिए। जब हम कंप्लीट खाना खाते हैं तब हमारा पेट भरता है। तो फसल को भी कंप्लीट अगर आप न्यूट्रिएंट्स दोगे, तो ही तो पौधे का विकास होगा, तो ही तो फसल का बढ़ना अच्छे तरीके से होगा। इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये नैनो चिलेशन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया है। मतलब आप इसको किसी के भी साथ मिला सकते हो। बहुत सारे लोग ये सवाल करते होंगे कि नैनोटेक को क्या हम कि इंसेक्टिसाइड के साथ डाल सकते हैं क्या? यस, आप इसको फंजीसाइड के साथ भी डाल सकते हो। चिलेशन का मतलब है आपस में ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा, और इनका जो काम है, इनका काम क्या है, फसल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। तो ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में काम करेगी। 3 जगहों पे नैनोटेक आपको यूज करना है। सबसे पहला आता है मिट्टी में, दूसरा है पत्तों में। पत्तों में ये क्लोरोफिल को बढ़ाने में काम करता है, जिसके कारण पत्तियां चौड़ी बनती है। पत्तियों का जो लीफ सरफेस है वो चौड़ा बन जाता है, पत्तियां साइज में ज्यादा बढ़ जाती हैं। और उसमें क्लोरोफिल अगर ज्यादा होगा तो पत्तों में हरापन भी ज्यादा होगा। और ये फलों पे काम करता है ताकि फलों की जो शेल्फ लाइफ है, क्वालिटी जिसको हम बोलते हैं, वो क्वालिटी लंबे समय तक टिकी रहे, वो खराब ना हो। राइट। तो ये शेल्फ लाइफ को भी सुधारने, इंप्रूव करने में काम करता है। डोज की मैं अगर बात करूं, तो 500 ग्राम आप ग्रेन्यूअल के साथ मिला के डाल सकते हो, या फिर 100 kg एफवाईएम। एफवाईएम का मतलब होता है फार्म यार्ड मैन्यूअल। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि सर एफवाईएम का मतलब क्या है? फार्म यार्ड मैन्यूअल, देसी भाषा में हम इसको गोबर की खाद बोलते हैं। अगर मैं पत्तियों की बात करूं, तो पत्तियों में भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो 1.5 ग्राम प्रति लीटर 20-20 दिन के गैप पे, ताकि हमारी पत्तियां जो है वो चौड़ी हो सके, उसमें हरापन आ सके। और अगर मैं फलों की बात करूं, तो फलों पे भी ये सेटिंग करने में काम करता है। सेटिंग का मतलब क्या है? फूल आने के बाद जो फल बनने का प्रोसेस शुरू होता है, उसको हम फ्रूट सेटिंग बोलते हैं। तो ये फ्रूट सेटिंग में भी नैनोटेक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। यानी इन शॉर्ट, अगर हमें ये समझना है कि नैनोटेक का इस्तेमाल कब करना है, हमें अपने
प्रोडक्ट का चयन कब करना है, तो सबसे पहले आप किसानों को पूछो कि आपकी खेती में अभी चल क्या रहा है। अगर किसान का ये कहना है कि मेरी अभी हमने शुरुआत में ही फसल लगाई है, तो मुझे पौधे का विकास करना है, तो हमेशा आपके दिमाग में याद आएगा पहला 82। देन हमने देखा है उसको पौधे का विकास करना जहां पे बात आती है, वहां पे हमारे दिमाग में हमेशा ह्यूमिक। एंड नेक्स्ट, एग्रीगोल्ड। जी हाँ, तीसरा प्रोडक्ट है एग्रीगोल्ड, जो कि पौधे के अंदर रोगों से लड़ने की जो ताकत है उसको डेवलप करने में ये काम करता है। पौधे के अंदर रोगों से लड़ने की जो ताकत है उसको डेवलप करने में काम करता है। यानी इसको हमें इस्तेमाल कब करना है, दो तरीके से आप गोल्ड को चला सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर वन, शुरुआती स्टेज में अगर पौधा छोटा है, तो आपने देखा होगा पौधा जब छोटा होता है तभी सारी डिसीज का अटैक उस पर होता है, तो क्यों ना हम उसके अंदर उनसे लड़ने की अगर हम ताकत इन्वॉल्व करें। तो ये काम कौन करता है, एग्रीगोल्ड। अभी के कंडीशन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, पौधे में कभी कभार तनाव आता है। तनाव दो वजह से आता है, एक जब फसल में कोई इंसेक्ट का अटैक होता है तब भी पौधे में तनाव आता है। अगर कोई फंजीसाइड का स्प्रे अटैक है, फंगस का अटैक है, तो भी पौधे में तनाव आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उंगली में छोटा सा कट भी लग जाता है तो भी हमारे बॉडी में स्ट्रेस आता है, पेन होता है। तो सेम है, देखो इंसान और फसल में बस एक चीज का डिफरेंस है, इंसान बोल सकता है और फसल बोल नहीं सकता। इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है, फसल वहीं की वहीं खड़ी रहती है। लेकिन इसमें एक और चीज क्या है पता है, अगर आपके अंदर वो कला है ना, तो आप फसलों से भी बात कर सकते हो, फसल से भी आप बात कर सकते हो। कभी मौका मिले तो कभी ट्राई करके देखना, बड़ा मजा आता है इसमें। राइट, तो पौधे में अगर कोई तनाव आया है तो हम एग्रीगोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेकेंडरी रूट्स, पहला अंकुरित होने के बाद जो मुख्य जड़ निकलती है, उसके बाद जो जड़ निकलती है उसको भी बढ़ाने में ये एग्रीगोल्ड जो है वो काम करता है। लगभग आप इसका इस्तेमाल स्प्रे में भी कर सकते हो, 15 लीटर के टैंक में 20 ग्राम। और सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर आप सॉइल एप्लीकेशन में या फिर ड्रिप इरिगेशन के में अगर बात करो, अंडरग्राउंड क्रॉप्स, जमीन के अंदर वाली जितनी सारी क्रॉप्स होती है उन सब में एग्री गोल्ड जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि जमीन के अंदर कौन कौन सी फसल होती है। ऑनियन, प्याज, लहसुन, अदरक, बीट, गाजर जिसको हम बोलते हैं, हल्दी, हल्दी का भी सीजन स्टार्ट होगा, राइट, मूंगफली। तो जमीन के अंदर जितनी भी सारी क्रॉप्स है, इसमें अगर हम ड्रिप इरिगेशन के जरिए या फिर फ्लड इरिगेशन के माध्यम से अगर हम एग्री गोल्ड को इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट को नजर आएंगे। इस्तेमाल कितना करना है, 100 से 200 ग्राम पर एकड़। और लास्ट में प्रोडक्ट आता है एग्री प्रोटेक्ट, जो कि क्रॉप प्रोटेक्शन है। क्रॉप प्रोटेक्शन का मतलब है फसल को बीमारियों से बचाने की, लेकिन कौन सी बीमारी, फंगस से लगने वाली बीमारी। तो मेरे आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं, आपके यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिनके यहाँ पे राइस बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूँ, आप बहुत सारे लोग मुझे विदर्भ से सुन पा रहे होंगे, बहुत सारे लोग मुझे ये सतारा, सांगली, कराड़, कोल्हापुर, ये जो बेल्ट है, यहाँ पे राइस फार्मिंग बहुत ज्यादा होती है। राइट, अगर मैं बात करूँ कोई छत्तीसगढ़ से कनेक्टेड है तो वहां पे राइस बहुत ज्यादा होता है। तो जिन क्षेत्र में राइस बहुत ज्यादा होता है वहां पे आप कॉमन बीमारी आपको नजर आएगी, पत्तों में हल्के सफेद कलर के धब्बे आपको नजर आएंगे। राइट, तो ऐसी कोई बीमारी नजर आती है तो हमेशा आपके दिमाग में क्या याद रहेगा, एग्री प्रोटेक्ट। अगर मूंगफली की मैं बात करूं तो पत्तों में हल्के से ब्लैकिश कलर के स्पॉट्स आते हैं, तो वहां पे भी हम एग्री प्रोटेक्ट को डाल सकते हैं। कॉटन की मैं अगर बात करूं तो कॉटन में छोटे छोटे रेड स्पॉट्स आते हैं, तो ऐसी कोई बीमारी आपको नजर आती है तो फिर भी हम वहां पे एग्री प्रोटेक्ट का जो है इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बेसिकली एग्री प्रोटेक्ट जो है ये दो तरीके से काम करता है। नंबर वन, हम इसको सॉइल एप्लीकेशन में भी डाल सकते हैं जब हम खेत को तैयार करते हैं। जिनके पास
गोबर की खाद है, लेकिन देखो गोबर की खाद कैसी होनी चाहिए, वो प्रॉपर डिकम्पोज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ताजा गोबर हम अपने खेतों में डाल रहे हैं, यानी इसका मतलब है हम बीमारियों को इनविटेशन दे रहे हैं। अगर हम ताजा गोबर डाल रहे हैं तो इसमें आपको खरपतवार की समस्या नजर आएगी, फंगस की समस्या नजर आएगी। तो हम मिट्टी में कुछ डाल रहे हैं, कुछ अच्छा डालें, ताकि हमारे मिट्टी को कोई नुकसान ना हो। राइट, तो बेटर ऑप्शन के लिए हम ह्यूमिक ग्रैन्युअल की तरफ देख सकते हैं, जो 5 kg का पैक आता है। 5 kg का बैग आता है, उसमें आप 500 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट को मिक्स करके, थोड़ी बहुत रेत या फिर मिट्टी मिक्स करके हम अपने खेतों में डाल सकते हैं। दूसरा है बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट, बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि किसान शुरुआत में बीज उपचार नहीं करते, लेकिन जब फसल में फंगस का अटैक हो जाता है तब बीज उपचार करने के पीछे लग जाते हैं, तब स्प्रे करने के पीछे लग जाते हैं, और फिर होता क्या है, हमारे खर्चे ज्यादा बढ़ते हैं। देखो, हमें किसानों का खर्चा कम करना है, बढ़ाना नहीं। तो शुरुआत से हम एग्री प्रोटेक्ट को बीज उपचार में इस्तेमाल करेंगे, ताकि बीज खराब ना हो। तो उसके लिए भी मेजरमेंट होता है 5 से 10 ग्राम पर केजी। अगर मैं रूट डिपिंग की बात करूं, जड़ उपचार, तो जड़ उपचार में भी एग्री प्रोटेक्ट काम करता है, 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर। अगर मैं फॉलियर स्प्रे की बात करूं, तो फॉलियर स्प्रे का मतलब है अगर हम पत्तों के ऊपर स्प्रे करेंगे तो 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर, इस मात्रा में हमें एग्री प्रोटेक्ट को यूज करना है, ताकि हम फंगस से फसल को बचा सके। राइट, तो 4 अवस्था है, 4 में से किसी भी 2 अवस्था में अगर हम एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो नजर आते हैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका यह है कि अगर बीमारी लग चुकी है, अब फसल में फंगस का अटैक हो चुका है, अब हमें क्या करना है, अब हमें उस फंगस को कंट्रोल करना है। तो इसको हम क्यूरेटिव मेथड बोलते हैं। यानी बीमारी लगने के बाद अगर हम वहां पे एग्री प्रोटेक्ट का स्प्रे कर रहे हैं, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रहे कि पहला स्प्रे करने के बाद 7वें दिन पे एग्री प्रोटेक्ट का दोबारा से दूसरा स्प्रे होना बहुत जरूरी है, तब भी हम उस बीमारी को कंट्रोल कर सकते। राइट, तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स, मेजर 8 प्रोडक्ट्स है जिसको हमने कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स ओपन है, आप चैट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हो। राइट, अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशंस की, तो एक चीज याद रहे, मैं जानता हूं आपके सवाल क्या होंगे कि क्या हम सारे प्रोडक्ट को एक साथ मिक्स कर सकते हैं क्या। तो यस, बस एक चीज का ध्यान रहे कि मॉस और गोल्ड, इन दोनों को हमें आपस में बिल्कुल नहीं मिलाना। एग्री मॉस, एग्री गोल्ड, दोनों को आपस में बिल्कुल नहीं मिलाना। आप एग्री मॉस और एग्री गोल्ड को 7 दिन के इंटरवल पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। यानी अगर आपने एग्री मॉस का स्प्रे आज किया है तो 7 दिन बाद आप एग्री गोल्ड का स्प्रे जो है वो कर सकते हो, पहली चीज। दूसरा ये है कि हमें देखना है कि किसान की अभी कंडीशन क्या है। जैसे किसान अभी अपने खेत को तैयार कर रहे हैं, तो जब खेत को तैयार करने की बात आती है तो हमारे पास हमेशा याद आएगा ग्रेन्यूल्स, एक्वा जेल एंड प्रोटेक्ट। मैं अगर आपको एक चार्ट यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर नजर आ जाए। देखो, ये चार्ट बहुत जरूरी है आपको इजी वे में समझने के लिए। स्टेप 1 की मैं अगर बात करूं, जिसको हम बोलते हैं सॉइल एप्लीकेशन, यानी जब किसान खेत को तैयार करता है तब हमें क्या डालना है, ग्रेन्युअल 5 kg, प्रोटेक्ट 500 ग्राम, एक्वाजेल 1 kg। तीनों को आप एक साथ मिक्स करके मिट्टी में मिक्स कर सकते हो। कोई फर्टिलाइजर यूज कर रहा है तो उसकी मात्रा को आप कम करके इन तीनों को एक साथ मिक्स करके डाल सकते हो। ये शुरुआती अवस्था होती है। दूसरी अवस्था होती है बीज उपचार, यानी बीज को लगाने से पहले अगर हम उसको बीज उपचार करते हैं तो 2 प्रोडक्ट हमेशा याद काम करते हैं, एग्री प्रोटेक्ट एंड एग्री ह्यूमिक। अगर मैं ह्यूमिक की बात करूं तो 5 ml पर केजी, अगर मैं एग्री प्रोटेक्ट की बात करूं तो 10 ग्राम पर केजी, इस मात्रा में हम एग्री प्रोटेक्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रहे कि जब भी आप बीज उपचार करोगे 2 से 3 घंटे के अंदर उसकी सोविंग जो है वो हो जानी चाहिए। इसको लंबे समय के लिए बिल्कुल नहीं रखना। कोई भी फसल में अगर आप बीज उपचार कर रहे हो तो 2 से 3 घंटे के अंदर उसकी सोविंग जो है वो हो जानी चाहिए। तीसरा, आपने बीज को लगा दिया, अब 10, 15, 20 दिन के बाद क्या होगा, उसमें हल्का सा अंकुरन आना स्टार्ट होगा।
पौधे का बाहर निकलना स्टार्ट होगा, उसकी विकास की अवस्था शुरू होगी, तो आपके दिमाग में याद आएगा एग्री ह्यूमिक। मैंने सुना था कहीं पे कि एग्री ह्यूमिक पौधे का विकास करने में काम करता है, तो मैं वहां पे एग्री ह्यूमिक को डालूंगा। एग्री गोल्ड में इसलिए डालूंगा ताकि शुरुआती अवस्था में पौधे के अंदर अगर रोगों से लड़ने की ताकत है तो ये ताकत को बढ़ाने में काम करता है। और एग्री 82, आने वाला सीजन बारिश का मौसम है, तो दवाई का स्प्रे अच्छे तरीके से हो, हमारी कोई भी किसान भाई की दवाई वेस्ट ना हो, इसीलिए कंपलसरी हमें हर स्प्रे में 82 को डालना है। अब जैसे जैसे फसल का बढ़ना शुरू हो जाता है, उसमें एक स्टेप आती है जब जैसे फूल बनने की अवस्था से 10-15 दिन पहले, तो हम वहां पे एग्री प्रोटेक्ट को डाल सकते हैं, ताकि अगर कोई फंगस की बीमारी है तो उन बीमारियों से भी बचाने में एग्री प्रोटेक्ट काम करता है। एग्री मॉस काम करेगा फसल में फूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए। और एग्री 82 बिल्कुल नहीं भूलना, 30 ग्राम प्रोटेक्ट, 20 ml मॉस एंड 10 ml 82 15 लीटर वाटर में मिक्स करके स्प्रे करना। एंड लास्ट वाली स्टेप आती है जब फसल में फल बन चुका होता है, तो हमें फलों की क्वालिटी अच्छी चाहिए, वो लंबे समय तक टिका रहे, वो जल्दी खराब ना हो, तो नैनोटेक, एग्री गोल्ड, शाइनिंग अच्छे तरीके से आने के लिए, एंड एग्री 82। ये 5 स्टेप है, एक बेसिक तरीका है आप लोगों को समझने के लिए कि अगर आप नए हैं और आपको फसल पे काम करना है तो कौन से प्रोडक्ट को किस प्रोडक्ट के साथ बिठाना है। कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, अगर आप सही कॉम्बिनेशन देते हो तो रिजल्ट आपको इतने अच्छे मिलेंगे कि आप यकीन भी नहीं कर पाओगे, इतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं अगर कॉम्बिनेशन सही हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, स्प्रे का टाइम, स्प्रे का टाइम बहुत जरूरी है। जैसे सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे के पहले, और शाम दोपहर को 4 बजे के बाद। अगर आप, मैं जानता हूं कि हर जगह पे जो खेतों में काम करने वाले मजदूर होते हैं उनका टाइम का एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है कि अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको सही समय पे स्प्रे करना होगा, तो ही आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, राइट। एंड जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, एक एडिशनल टिप आप सभी लोगों के लिए है कि अगर कोई किसान मान लो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहा है, कोई फंजीसाइड का स्प्रे कर रहा है, स्पेशल तौर पे इंसेक्टिसाइड का इल्लियो के लिए, राइट, इल्लियो के लिए अगर हम स्प्रे कर रहे हैं, मराठी में तलाड़ी म्हणतो अपन, कुछ जगह पे इसको हम ईयड भी बोलते हैं, तो ये अगर समस्या है तो हमेशा याद रखो 5 बजे के बाद, शाम को 5-6 बजे के बाद अगर आप इंसेक्टिसाइड का, और साथ में अगर आप 82 का कॉम्बिनेशन बना के और गोल्ड का कॉम्बिनेशन तीनों का बना के अगर आप स्प्रे करोगे ना, तो इंसेक्ट भी कंट्रोल होगा, दवाई भी वेस्ट भी नहीं जाएगी, और सबसे जरूरी है कि अगर उस कीड़े के कारण पौधे में कोई तनाव आया है तो उसको तनाव को दूर करने में भी गोल्ड काम करता है। इतने अच्छे रिजल्ट आपको शाम को 5-6 बजे के बाद जब आप स्प्रे करते हैं तो आपको मिलते हैं, राइट। सो इसी तरीके से हमें काम करना है। आज पहले हमने सोयाबीन के ऊपर देखा, हमने कॉटन, राइस, ग्राउंडनट, इन सभी फसल के ऊपर हमने देखा जिसका भी सीजन आने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें, ऐसे नए नए सेशंस हम करते रहेंगे आपके लिए जूम के माध्यम से और फिजिकल मीटिंग के माध्यम से। बस एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, आप जो टाइम दे रहे हो या फिर आप यहाँ पे जो आपने टाइम दिया है, इसको आप वेस्ट मत करिएगा, आप इसको कहीं इन्वेस्ट करिएगा, जैसे कहीं मीटिंग में इन्वेस्ट करिएगा। अगर आपके दिमाग में कोई अभी याद आ रहा है बैठे बैठे कि नहीं, हाँ, मैं अगर इसको बोलूंगा तो ये इस्तेमाल करेगा, तो उनसे आप बात करिएगा, उनको आप अप्रोच करिएगा। कभी कभार जो आपने सोचा होता है ना वो हो भी जाता है, बस हमारी दिक्कत ये है कि हम सोचते नहीं है। आई होप अभी बैठे बैठे आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि नहीं, अगर मैं इस व्यक्ति को बोलूंगा तो ये एक बार जरूर ट्राई इस्तेमाल करेगा। यस, मैं देखना चाहता हूँ आप में से कितने सारे लोगों के मन में ये सवाल आया है दिमाग में। ग्रेट, काफी लोगों के हाथ ऊपर आए हैं, तो फटाफट उनसे आप फोन करिएगा, उनसे आप बातें करिएगा और बिल्कुल मत घबराइएगा। बहुत सारे लोग फोन करने में डरते हैं कि पता नहीं ये क्या बोलेंगे, पता नहीं हमसे होगा कि नहीं। कभी भी अपने आप को कम मत समझना। वी आर दी, आई एम दी बेस्ट, मैं बहुत यूनिक हूं।
मैं हर चीज कर सकता हूँ, मैं हर काम कर सकता हूँ। इस पॉजिटिव इंटेंट के साथ अगर आप किसी के साथ अप्रोच करने जाओ, किसी के साथ मीटिंग करने जाओ, मेरी गारंटी है कि आपकी कोई भी मीटिंग कोई फेल नहीं जाएगी। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, राइट। सो वंस अगेन, आपके साथ एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ हम इस सीजन को बिल्कुल हाथ से गवाएंगे नहीं, और जितना हो सके हम इस सीजन को हम कैप्चर करेंगे, जितना हो सके हम अपने बिजनेस को बढ़ाने में। ये हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत काम करते हैं, ये मैं सिर्फ कहने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी किया होगा इतने सालों में, कि एग्रीकल्चर के माध्यम से बिजनेस को बूस्ट करने में ये बहुत काम करते हैं। सो चलिए, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव इंटेंट के साथ हम इस बिजनेस को, इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम किसानों का भला भी करेंगे, उनके खर्चे भी कम करेंगे, पैदावार को भी बढ़ाएंगे, और एक अच्छा सा पे आउट भी हम बनाएंगे। इस पॉजिटिव इंटेंट के साथ हम मीटिंग को हम यहाँ पे एंड करते हैं, राइट। आई होप आप में बहुत सारे लोगों ने मुझे सुना होगा, और अपना टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करिएगा, चाहे आपका 5 मिनट भी हो, 10 मिनट भी हो, एक घंटे की मैं अगर बात करूं, 1 सेकंड आपको बहुत कीमती है, इसको वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। सो फटाफट आपके दिमाग में जितने सारे नाम है, पहले उनकी लिस्ट बनाइए, उनसे कॉल करिए। मेक अ लिस्ट, कॉल, मेक अ लिस्ट, कॉल एंड फॉलो। कोई भी चीज लगातार करो, कोई भी काम लगातार करो, हमेशा। अगर आप एक काम लगातार कर रहे हो तो उसमें आप बोलते हैं ना, महारत हासिल करते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, विश यू वेल एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच।